लाखों सालों तक हम इंसानों का इतिहास बस इसी खौफ, अनिश्चितता और बेरहमी के साए में सांस ले रहा था। हमारा वजूद प्रकृति के रहमो करम पर टिका था। लेकिन फिर आज से लगभग 12,000 साल पहले इतिहास के मंच पर एक ऐसी जादुई खोज हुई जिसने इंसानों को जंगलों की खाक छानने से रोका और आलीशान सभ्यताओं तथा महानगरों की नींव रख दी। ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसके बिना आज न हमारे पास कोई परिवार होता, न समाज, न कानून और ना ही इस वक्त आपके हाथ में मौजूद ये चमचमाता हुआ स्मार्टफोन। आखिर क्या थी वो क्रांतिकारी खोज? आइए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं, इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं और मानव इतिहास की इस सबसे बड़ी क्रांति के छिपे हुए रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। इतिहास के उस शुरुआती और सबसे लंबे दौर में हम इंसान इस पृथ्वी पर किसी मालिक या हकदार की तरह नहीं रहते थे। हमारी हैसियत इस विशाल धरती पर महज एक मामूली खानाबदोश मुसाफिर जैसी थी, जो कुदरत के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर था। हमारे पूर्वजों की जिंदगी का हर एक दिन सिर्फ इसी एक यक्ष प्रश्न के साथ शुरू होता था कि क्या आज रात का खाना नसीब होगा या एक बार फिर भूखे पेट ही अंधेरी गुफा में सो जाना पड़ेगा। ये पुरा पाषाण और मध्य पाषाण युग का वो कठिन समय था जब इंसान 20 से 30 लोगों के बहुत छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। इन कबीलों का अपना कोई स्थायी ठिकाना, कोई गांव या कोई देश नहीं था। भोजन और पानी की तलाश में ये लोग हर महीने सैकड़ों मील पैदल भटकते रहते थे। जहां पेड़ों के फल और कंदमूल खत्म हुए या जिन जानवरों का वे शिकार करते थे उनके झुंड आगे बढ़े, वैसे ही इन कबीलों को भी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर एक नई अनजान मंजिल की तरफ कूच करना पड़ता था। पत्थरों की ठंडी गुफाएं और घने पेड़ों की छांव ही उनका कुछ रातों का अस्थायी आशियाना हुआ करती थीं। इस आदिम समाज के औजार आज की तरह हल्के और नुकीले नहीं थे। वे पत्थरों को आपस में बेरहमी से टकराकर, उन्हें तोड़कर और घिसकर भारी भरकम बेडौल हथियार बनाते थे। इन्हीं पत्थरों की मदद से वे जंगलों में छिपकर शिकार करते थे, मरे हुए जानवरों की सख्त खाल उतारकर खुद को ढकते थे और उनकी हड्डियों को तोड़कर उसके भीतर का पौष्टिक गूदा निकाला करते थे। ये एक ऐसी बेरहम जिंदगी थी जहां भूख हमेशा उनके पीछे एक साए की तरह चलती थी और मौत हर झाड़ी के पीछे घात लगाए बैठी रहती थी। बीमार होना या बूढ़ा होना सीधे तौर पर मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन इस भयानक और निरंतर संघर्ष के बाद भी हमारे पूर्वज किसी भी मायने में नासमझ नहीं थे। वे असल में अपने आसपास के पर्यावरण के सबसे बड़े और व्यावहारिक वैज्ञानिक थे। उन्हें जंगलों के चप्पे चप्पे का ऐसा ज्ञान था जो आज के किसी बॉटनिस्ट के पास भी नहीं होगा। वे बखूबी जानते थे कि कौन सा फल देखने में सुंदर होने के बावजूद जानलेवा जहरीला हो सकता है और कौन सी जंगली जड़ उनके घावों को पल भर में ठीक कर सकती है। वे गीली मिट्टी पर छपे जानवरों के पैरों के निशानों को देखकर उनकी प्रजाति, उम्र और उनकी रफ्तार का सटीक अंदाजा लगा लेते थे। वे हवाओं के रुख को पहचानकर बदलते मौसम का मिजाज भांप लेते थे। इसी कठिन जीवन शैली के बीच उन्होंने आग की विस्मयकारी ताकत पर काबू पाना सीख लिया था, जो इंसानी इतिहास की सबसे पहली और सबसे बड़ी तकनीकी सफलता थी। आग ने उन्हें न सिर्फ घाव कर देने वाले अंधेरे में रोशनी दी और कड़कड़ाती ठंड में जीवनदायिनी गर्माहट दी, बल्कि गुफाओं के बाहर जलती आग ने उन्हें खूंखार हिंसक जानवरों के हमलों से एक अचूक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया। सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव उनके खानपान में आया। अब वे कच्चे और चबाने में बेहद कड़े मांस को आग में भूनकर खा सकते थे, जो पचाने में बेहद आसान था और उनके शरीर को ज्यादा पोषण और ऊर्जा देता था। इसी अतिरिक्त ऊर्जा ने समय के साथ इंसानी दिमाग के आकार और सोचने की क्षमता को बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इस आदिम जीवन शैली में एक गजब की सामाजिक बराबरी भी देखने को मिलती थी। उस दौर के समाज में कोई अमीर या गरीब नहीं था, क्योंकि निजी संपत्ति या मालिकाना हक जैसी कोई अवधारणा ही पैदा नहीं हुई थी। कबीले के लोग जो कुछ भी जंगल से बटोर कर लाते थे या जिस भी जानवर का शिकार करते थे, उसे पूरे कबीले में पूरी ईमानदारी के साथ बराबर बराबर बांट दिया जाता था। जिंदगी भले ही हर दिन एक नई चुनौती थी, पर सब साथ मिलकर जीते और साथ मिलकर लड़ते थे। भारत के मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाओं की चट्टानों पर हजारों साल पहले उकेरी गई प्राचीन चित्रकारियां इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। इन दीवारों पर बने शिकार, नृत्य और सामूहिक उत्सवों के चित्र हमें बताते हैं कि पत्थरों से जूझती उस बेरहम जिंदगी के बीच भी इंसानों के भीतर एक बेहद संवेदनशील कलाकार धड़क रहा था, जो अपनी जिंदगी के जज्बातों को पत्थरों पर अमर करना जानता था। लाखों सालों से चलती आ रही इस जमी जमाई शिकारी जिंदगी को इंसानों ने अचानक क्यों छोड़ दिया?
आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंसानों ने जंगलों में दौड़ना बंद करके एक जगह टिकने का फैसला किया? इसके पीछे कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि इसके पीछे छिपा था कुदरत का एक ऐसा भयानक और क्रूर खेल जिसने इंसानों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया था। आज से करीब 12,900 साल पहले, जब पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे गर्म हो रहा था और हिमयुग समाप्त होने की कगार पर था, तब अचानक जलवायु ने एक ऐसी भयानक और अप्रत्याशित करवट ली जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। पृथ्वी का तापमान अचानक बहुत तेजी से गिरा और पूरी दुनिया एक बार फिर से बेहद ठंडे, शुष्क और बर्फीले दौर की चपेट में आ गई। विज्ञान के इतिहास में इस विशिष्ट कालखंड को यंगर ड्रायस का दौर कहा जाता है। ये एक छोटा मगर बेहद खतरनाक हिमयुग था जो करीब 1200 सालों तक पृथ्वी पर हावी रहा। वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तरी अमेरिका के विशाल ग्लेशियरों के पिघलने से अचानक मीठे पानी का एक अगाध समंदर उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर मिल गया, जिसने समुद्र की उन गर्म धाराओं को रोक दिया जो पूरी दुनिया के मौसम को संतुलित रखती थी। इस जलवायु परिवर्तन का असर पूरी धरती के लिए विनाशकारी साबित हुआ। जिन हरे भरे जंगलों और घास के मैदानों पर शिकारी कबीले भोजन के लिए निर्भर थे, वे या तो बर्फ के नीचे दब गए या सूखे की वजह से बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो गए। इसका सीधा असर यह हुआ कि मैमथ, साबर और विशालकाय हिरण जैसे जीव, जिनका हमारे पूर्वज शिकार करते थे, भोजन की कमी के कारण धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। सीरिया में स्थित अबू हुरैरा जैसे प्राचीन पुरातात्विक स्थलों की खुदाई से मिले सबूत बताते हैं कि इस दौर में इंसानी कबीलों के सामने भुखमरी का एक ऐसा जानलेवा संकट आ खड़ा हुआ था जिसका शिकार के पारंपरिक तरीकों से कोई हल नहीं निकल पा रहा था। जंगलों में फल और कंदमूल पूरी तरह सूख चुके थे। इसी चरम हताशा, भूख और मजबूरी के काले साए के बीच जन्म हुआ मानव इतिहास के सबसे बड़े यूरेका मोमेंट का। इतिहासकार और नृवंश विज्ञानी ये कयास लगाते हैं कि ये जादुई खोज मुमकिन है कि कबीले की किसी महिला ने की हो। कबीलों में पुरुष अक्सर दूर दराज के इलाकों में शिकार के लिए जाते थे, जबकि महिलाएं और बच्चे डेरे के आसपास रहकर जंगली पौधों से दाने और कंदमूल इकट्ठा करते थे। मुमकिन है कि किसी कबीले की महिला जब जंगली घास के दानों को इकट्ठा करके ला रही होगी, तब कुछ बीज अनजाने में ही उसके अस्थायी डेरे के पास की नम और उपजाऊ मिट्टी पर गिर गए होंगे। कुछ हफ्तों बाद जब आसमान से बारिश की बूंदें गिरी और उस मिट्टी से छोटे छोटे हरे पौधे फूट पड़े और उन पौधों में वैसे ही सैकड़ों नए अनाज के दाने उगाए, तो उस महिला ने प्रकृति के सबसे बड़े और गुप्त कोड को डीकोड कर लिया। इंसानों को पहली बार ये अविश्वसनीय बात समझ में आई कि बीज सिर्फ चबाकर पेट भरने के लिए नहीं होते, बल्कि इनके भीतर नया जीवन और असीमित भोजन पैदा करने का एक जादुई चक्र छिपा होता है। जब यंगर ड्राइस का ये छोटा हिमयुग समाप्त हुआ और पृथ्वी की जलवायु दोबारा स्थिर और गर्म होने लगी, तो इंसानों के पास अपनी तकदीर बदलने का एक नायाब हुनर आ चुका था। कुछ इतिहासकार इसमें एक बहुत ही व्यावहारिक और मजेदार मानवीय पहलू भी जोड़ते हैं, जिसे आलस की थियरी कहा जाता है। उनका मानना है कि शायद इंसान लाखों सालों से पहाड़ों, नदियों और जंगलों में भोजन के पीछे भाग भाग कर इतना ज्यादा थक चुका था कि उसे भोजन के पीछे दौड़ने के बजाय भोजन को अपने पास ही एक जगह पर उगा लेने का विचार मानसिक और शारीरिक रूप से ज्यादा आरामदायक और आकर्षक लगा। कारण चाहे जो भी रहा हो, चाहे मौसम का जानलेवा दबाव, कोई अचानक हुआ इत्तेफाक या फिर भटकते जीवन से परमानेंट छुटकारा पाने की इच्छा, एक ऐसी चिंगारी सुलग चुकी थी जिसने इंसानों को प्रकृति का गुलाम होने के दर्जे से निकालकर उसका साझीदार बना दिया था। खेती की ये ऐतिहासिक चिंगारी सबसे पहले मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के एक बेहद खास और समृद्ध भौगोलिक इलाके में एक बड़ी सामाजिक आग के रूप में तब्दील हुई। इस इलाके को इतिहासकार फर्टाइल क्रिसेंट यानी उपजाऊ अर्धचंद्र के नाम से पुकारते हैं। अगर आप आज के नक्शे पर इस जगह को ढूंढेंगे तो ये आपको इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, दक्षिणी तुर्की, इराक और ईरान के कुछ हिस्सों को समेटे हुए एक आधे चांद की शक्ल में दिखाई देगा। ये धरती का वो अद्भुत टुकड़ा था जहां टिग्रिस, दजला और यूफ्रेट्स जैसी महान नदियां बहती थीं, जो पहाड़ों से बेहद उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती थीं। सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ गेहूं, जौ और मटर जैसी जंगली घासें प्राकृतिक रूप से बहुत बड़े पैमाने पर खुद ब खुद उगती थीं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास इसी उपजाऊ अर्धचंद्र की गोद में दुनिया के सबसे पहले किसानों ने संगठित रूप से जमीन को साफ करना, बीज बोना और फसलों की कटाई करना शुरू किया, जिसे इतिहास में नवपाषाण क्रांति यानी नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। लेकिन ये शुरुआती सफर इतना सीधा और आसान नहीं था। जंगली गेहूं के दाने आज के गेहूं की तरह बड़े और भारी नहीं होते थे, बल्कि वे बहुत छोटे और कमजोर होते थे।
सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जंगली गेहूं की बालियां जैसे ही पकती थीं, वे जरा सी हवा चलने पर टूटकर जमीन पर बिखर जाती थीं, जिससे उन्हें इकट्ठा करना एक बेहद थकाऊ काम था। यहीं पर शुरुआती किसानों ने अनजाने में ही दुनिया की सबसे पहली जेनेटिक इंजीनियरिंग और कृत्रिम चयन की शुरुआत की। वे जब भी फसल काटते तो केवल उन्हीं गिने चुने पौधों के बीजों को अगले साल बोने के लिए बचाकर रखते थे, जिनकी बालियां पकने के बाद भी मजबूत रहती थीं और जिनके दाने बड़े होते थे। हजारों सालों की इस निरंतर चयन प्रक्रिया का नतीजा ये हुआ कि जंगली और नाजुक घास धीरे धीरे उन भारी और घरेलू फसलों में बदल गई जिन्हें आज हम अपनी थाली में देखते हैं। खेती के इस नए तौर तरीके के साथ ही इंसानों के औजारों में भी एक महान तकनीकी क्रांति आई। पुरा पाषाण काल के भारी, भद्दे और बेडौल पत्थरों की जगह अब नव पाषाण युग के ज्यादा बेहतर, तीखे और पॉलिश किए हुए औजारों ने ले ली। जमीन की मिट्टी को पलटने और खोदने के लिए पत्थर की मजबूत कुदालें, होज बनाई गई। फसलों को आसानी से काटने के लिए चकमक पत्थर या जानवरों की हड्डियों से बनी दरांती, सिकल का आविष्कार हुआ और अनाज को पीसकर आटा बनाने के लिए पत्थर के सिलबट्टे और ओखली का निर्माण किया गया। ये क्रांतिकारी कृषि क्रांति सिर्फ किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में वहां की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्र रूप से विकसित हो रही थी। आज से लगभग 9000 साल पहले चीन की यांगत्सी और पीली नदी की घाटियों में लोगों ने जंगली घास से चावल और बाजरे को उगाना शुरू कर दिया था। अमेरिकी महाद्वीप में मक्का, कद्दू और सेम की खेती की शुरुआत हो रही थी, तो वहीं अफ्रीका के शुष्क इलाकों में ज्वार और बाजरा उगाया जा रहा था। अब अगर हम अपने भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो यहाँ कृषि क्रांति की कहानी दुनिया की किसी भी प्राचीन सभ्यता जितनी ही समृद्ध और विस्मयकारी है। इसके सबसे प्राचीन और अकाट्य सबूत मिलते हैं मेहरगढ़ नाम के एक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल से, जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के पास स्थित है। मेहरगढ़ की खुदाई से पुरातात्विकविदों को जो अवशेष मिले हैं वे 7000 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 9000 साल पुराने हैं, जो मशहूर सिंधु घाटी सभ्यता के उदय से भी हजारों साल प्राचीन हैं। मेहरगढ़ के हमारे पूर्वज धूप में सुखाई गई मिट्टी की ईंटों के वर्गाकार मकानों में रहते थे, उन्नत किस्म के गेहूं और जौ की खेती करते थे और भेड़ बकरियों को पालते थे। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि मेहरगढ़ से ही दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती के शुरुआती सबूत मिले हैं, यानी कपड़ों के निर्माण में हमारा उपमहाद्वीप दुनिया का मार्गदर्शक था। मेहरगढ़ के अलावा भी भारत में उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, कोल्डिहवा से चावल की खेती के बेहद प्राचीन अवशेष मिले हैं, जो लगभग 4500 ईसा पूर्व के हैं, और बिहार के चिरान से भी नवपाषाण युग की कृषि बस्तियों के सुंदर प्रमाण मिले हैं। जब फसलों की कटाई के बाद अनाज बड़ी मात्रा में पैदा होने लगा तो इंसानों के सामने एक नया संकट आया कि इस अनाज को महीनों तक चूहों, नमी और बारिश से कैसे बचाया जाए। इसी एक व्यावहारिक जरूरत ने मानव इतिहास के एक और महान आविष्कार को जन्म दिया, जिसे हम मिट्टी के पके हुए बर्तन कहते हैं। इंसानों ने गीली मिट्टी को आकार देकर फिर उसे चाक पर घुमाकर और आग की भयंकर लपटों में पकाकर मजबूत बर्तन बनाना सीखा, जिसमें वे न सिर्फ अनाज को सालों तक सुरक्षित रख सकते थे, बल्कि अब उनके पास भोजन को उबालकर और पकाकर खाने की एक नई विधा आ चुकी थी। खेत तैयार थे, औजार हाथों में थे और बर्तन भरे हुए थे। इंसान अब एक लाचार शिकारी से बढ़कर एक निर्माता बन चुका था। खेती के इस नए आविष्कार ने सिर्फ इंसानों के पेट भरने के तरीके को ही नहीं बदला, बल्कि इसने मानव समाज के पूरे ताने बाने, उसकी संस्कृति, उसके रिश्तों और उसके जीने के नजरिए को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसका सबसे पहला और सबसे गहरा असर पड़ा स्थायित्व, सेडेंटरी लाइफ। एक शिकारी जीवन शैली में टिकना मौत को बुलावा देने जैसा था, लेकिन एक किसान अपनी फसलों को अकेला छोड़कर कहीं नहीं भाग सकता था। बीजों को बोने, पौधों की रखवाली करने, खेतों में पानी देने और फसल के पकने तक उसे महीनों अपनी जमीन के पास ही डटे रहना पड़ता था। इसी एक प्राकृतिक मजबूरी ने इंसान को एक जगह स्थायी रूप से घर बनाकर रहने पर मजबूर कर दिया। जब लोग एक जगह टिके तो घरों के समूह से गांव का जन्म हुआ और जेरिको व मेहरगढ़ जैसे दुनिया के पहले गांव अस्तित्व में आए। खेती के साथ साथ पशुपालन की भी एक समानांतर क्रांति चल रही थी। इंसानों ने यह महसूस किया कि कबीले के पास जानवरों को जिंदा रखना उन्हें मारकर खा जाने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सूअर जैसे शाकाहारी जीवों को पालतू बनाया गया। ये जानवर सिर्फ मांस का जरिया नहीं थे, बल्कि भेड़ों से सर्दियों के लिए ऊन मिलने लगी, गाय बकरियों से पौष्टिक दूध मिलने लगा और बैलों की शारीरिक ताकत का इस्तेमाल खेतों में हल जोतने तथा भारी बोझ को एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए होने लगा। जैसे जैसे ये बस्तियां बड़ी होती गईं, एक और बड़ा आर्थिक बदलाव आया, जिसे हम खाद्य अधिशेष यानी जरूरत से ज्यादा अनाज का पैदा होना कहते थे।
शिकारी समाज में हर एक व्यक्ति को सुबह से शाम तक सिर्फ भोजन की तलाश में ही जुटना पड़ता था, लेकिन खेती की वजह से अब कुछ ही किसानों की कड़ी मेहनत पूरे गांव का पेट आसानी से भर सकती थी। इस खाद्य अधिशेष ने इंसानी समाज में पहली बार श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर को जन्म दिया। अब समाज के हर व्यक्ति को खेत में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। जो लोग खाली थे वे दूसरे कामों में माहिर होने लगे। कोई मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाने वाला कुम्हार बन गया, कोई पत्थरों और धातुओं को आकार देने वाला कारीगर, तो कोई धागों से कपड़े बुनने वाला बुनकर। समाज अब सरल नहीं रहा, वो धीरे धीरे जटिल होने लगा था। लेकिन इसी मोड़ पर एक ऐसी खतरनाक और नई सोच ने जन्म लिया जिसने इंसानी रिश्तों को हमेशा के लिए बांट दिया। निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी। लाखों सालों के शिकारी समाज में सब कुछ सबका था। जंगल साझे थे और शिकार पर पूरे कबीले का हक होता था। लेकिन अब जब इंसान ने अपनी मेहनत से जमीन को साफ किया था और फसल उगाई थी, तो उसके भीतर ये भावना मजबूत हो गई कि ये जमीन मेरी है, ये फसल मेरी है और ये जानवर मेरे हैं। जिसके पास जितनी ज्यादा उपजाऊ जमीन थी, जिसके अन्न भंडार जितने ज्यादा भरे हुए थे, वो समाज में उतना ही ज्यादा अमीर, शक्तिशाली और रसूखदार माना जाने लगा। यहीं से इंसानी समाज में अमीर और गरीब की गहरी खाई यानी सामाजिक असमानता की शुरुआत हुई। गांवों का आकार बढ़ने और समाज के जटिल होने के साथ व्यवस्था बनाए रखने और आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए नियमों, कानूनों और एक नेतृत्व की सख्त जरूरत महसूस हुई। खेतों की सीमाओं के विवाद को कौन सुलझाएगा? बाहरी कबीलों के हमलों से अनाज के सामूहिक भंडारों की रक्षा कौन करेगा? इन तमाम सवालों ने कबीले के मुखिया, सरदार और आगे चलकर राजा जैसे पदों को जन्म दिया। समाज में एक सख्त पदानुक्रम यानी सोशल हायरार्की बनने लगा, जिसमें शासक, पुरोहित और सैनिक सबसे ऊपर बैठ गए और सबसे निचले पायदान पर हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले आम किसान और मजदूर रह गए। कृषि ने जनसंख्या में एक अभूतपूर्व विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को भी संभव बनाया। स्थायी घरों और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भोजन के कारण महिलाओं के लिए ज्यादा बच्चों को जन्म देना और उनकी परवरिश करना आसान हो गया, जिससे आबादी तेजी से बढ़ी और यही गांव आगे चलकर दुनिया के पहले शहरों और साम्राज्यों में तब्दील हो गए। पर क्या इस पूरी चमक दमक वाली तरक्की की हमें कोई भारी कीमत नहीं चुकानी पड़ी? मशहूर इतिहासकार और मानव विज्ञानी जेरेड डायमंड कृषि क्रांति को मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलती यानी द वर्स्ट मिस्टेक इन हिस्ट्री तक कहते हैं। उनका ये विचार पहली बार में चौंकाने वाला लगता है, लेकिन इसके पीछे दिए गए तर्क बेहद ठोस और अकाट्य हैं। पहला बड़ा नुकसान था हमारे खान पान की गुणवत्ता में आई भारी गिरावट। एक शिकारी संग्राहक कबीला जंगलों से दर्जनों तरह के फल, कंदमूल, मेवे और विभिन्न जानवरों का मांस खाता था, जिससे उनके शरीर को हर तरह के विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन बहुत ही संतुलित मात्रा में मिल जाते थे। इसके उलट एक किसान पूरी तरह से केवल कुछ गिनी चुनी स्टार्च युक्त फसलों जैसे गेहूं, चावल या मक्का पर निर्भर हो गया। उनका पेट तो 24 घंटे भरा रहता था, लेकिन उनके भोजन से पोषण की विविधता गायब हो गई। प्राचीन कंकालों के फोरेंसिक अध्ययन से पता चलता है कि शुरुआती किसानों का औसत कद उनके शिकारी पूर्वजों के मुकाबले छोटा था। उनके दांतों में कार्बोहाइड्रेट के कारण ज्यादा सड़न थी और वे कुपोषण तथा एनीमिया जैसी बीमारियों से बुरी तरह पीड़ित थे। दूसरा बड़ा खतरा था अकाल, फैमिन का स्थायी खौफ। एक शिकारी कबीले के पास भोजन के सैकड़ों विकल्प थे। अगर एक जंगल में फल नहीं मिले तो वे नदी से मछलियां पकड़ लेते या किसी दूसरी जगह चले जाते। लेकिन एक किसान अपनी पूरी आजीविका के लिए केवल अपनी एक फसल पर निर्भर था। अगर उस साल सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई या कीड़ों ने फसल बर्बाद कर दी, तो पूरे के पूरे गांव के सामने सामूहिक भुखमरी और तड़प तड़प कर मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था। एक ही खाद्य स्रोत पर अति निर्भरता ने इंसानी समाज को प्राकृतिक आपदाओं के सामने बेहद कमजोर बना दिया। तीसरी सबसे बड़ी कीमत थी भयानक संक्रामक बीमारियों का फैलाव। जब लोग छोटे घुमंतू समूह में रहते थे तब महामारियों का फैलना नामुमकिन था, क्योंकि आबादी बिखरी हुई थी। लेकिन नवपाषाण युग के गांवों और शहरों में हजारों लोग एक दूसरे के बेहद करीब गंदे और तंग माहौल में स्थायी रूप से रहने लगे। इसके अलावा पालतू जानवरों के साथ 24 घंटे एक ही छत के नीचे बिताने के कारण चेचक, खसरा, टीबी और इन्फ्लुएंजा जैसी कई जानलेवा बीमारियां जानवरों के शरीर से म्यूटेट होकर इंसानों में फैल गईं, जिन्होंने आगे चलकर इतिहास में करोड़ों लोगों की जान ली। चौथा नुकसान था शारीरिक श्रम और काम के घंटों का बेतहाशा बढ़ जाना। आधुनिक रिसर्च बताती है कि एक शिकारी कबीला अपना पेट भरने के लिए हफ्ते में बमुश्किल 15 से 20 घंटे ही काम करता था और बाकी का सारा समय आराम करने और सामाजिक मेलजोल में बिताता था।
वहीं एक किसान को सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंधेरे तक खेतों में कमर तोड़, नीरस और थका देने वाली मेहनत करनी पड़ती थी। कंकालों की रीढ़ और घुटनों पर मिले गंभीर गठिया, आर्थराइटिस के निशान इस बात का सबूत है कि खेती का जीवन इंसानी शरीर के लिए कितना क्रूर और कठोर था। और सबसे बड़ी बात, जमीन के मालिकाना हक और अनाज की चोरी के लालच ने कबीलों के बीच संगठित युद्ध, खून खराबे, हथियारों की होड़ और इंसानों को बंदी बनाकर गुलाम बनाने की अमानवीय प्रथा यानी गुलामी, स्लेवरी को जन्म दिया। इन तमाम नुकसानों और स्याह पहलुओं को जानने के बाद भी सच तो यह है कि खेती एक ऐसा चक्रव्यूह और जाल, लग्जरी ट्रैप था जिसमें इंसानियत एक बार पैर रखने के बाद चाहकर भी कभी वापस बाहर नहीं निकल सकती थी। जैसे जैसे खेती के कारण आबादी तेजी से बढ़ी, वैसे वैसे पुरानी शिकारी जीवन शैली की तरफ लौटने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए, क्योंकि जंगल की प्राकृतिक कंदमूल और शिकार कभी भी इतनी बड़ी आबादी का पेट नहीं भर सकते थे। ये एक तरह का ऐतिहासिक समझौता था। हमने व्यक्तिगत स्वास्थ्य, अपनी आजादी, आराम और आपसी बराबरी की एक बहुत ही भारी कीमत चुकाकर बदले में एक प्रजाति के रूप में अपनी कुल आबादी की सुरक्षा और निरंतरता को चुना था। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने हमें सभ्यता का ताज तो दिया, लेकिन उसकी एवज में हमारे पैरों में अंतहीन मेहनत की बेड़ियां भी कस दी। आज आप जो जिंदगी जी रहे हैं, जिस आलीशान पक्के घर की छत के नीचे सुरक्षित बैठे हैं, जो महान किताबें आप पढ़ रहे हैं और जिस स्मार्टफोन की स्क्रीन को आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सब कुछ इस कायनात में कभी वजूद में ही नहीं आता अगर आज से हजारों साल पहले हमारे किसी गुमनाम और बहादुर पूर्वज ने अपनी जान हथेली पर रखकर मिट्टी का सीना चीरकर उसमें वो पहला बीज बोने का साहस ना दिखाया होता। खेती ने हमें सिर्फ पेट भरने के लिए भोजन नहीं दिया, बल्कि उसने हमें सबसे कीमती चीज दी, और वो था समय। एक ऐसा फुर्सत का समय जिसमें हम रोज रोज भोजन की तलाश की चिंता से मुक्त होकर कुछ नया सोच सकते थे, नए आविष्कार कर सकते थे, कला और दर्शन को जन्म दे सकते थे और इस असीम ब्रह्मांड के छिपे हुए वैज्ञानिक रहस्यों को समझने की कोशिश कर सकते थे। जब पेट भरने की रोजमर्रा की आदिम चिंता समाप्त हुई, तभी से इंसानी दिमाग का सही मायनों में विकास शुरू हुआ। छोटे छोटे खेतों की मेड़ों से ही पहले गांव निकले, गांवों की आर्थिक समृद्धि से ऐतिहासिक शहर बने, शहरों से साम्राज्य खड़े हुए और उन्हीं साम्राज्यों ने आधुनिक विज्ञान, तकनीक और तकनीक की इस सर्वोच्च चोटी को जन्म दिया। बेशक ये रास्ता हमेशा आसान नहीं रहा। आज भी हम खेती के कारण पैदा हुई सामाजिक असमानता, युद्धों और महामारियों से जूझ रहे हैं। आज जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हमारी खाद्य सुरक्षा के सामने एक नया खतरा बनकर खड़ा है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके शारीरिक बल या उसकी बाजुओं की मजबूती में नहीं है, बल्कि उसकी असली ताकत छिपी है प्रकृति के नियमों को बारीकी से देखने, उनसे सीखने और दिमाग में उपजे एक छोटे से विचार को पूरी दुनिया को बदल देने वाली महाक्रांति में तब्दील कर देने की उसकी असीम और जादुई मानसिक क्षमता में। दोस्तों, आदि मानव के उस पथरीले और खूनी संघर्ष से लेकर आज के इस शानदार डिजिटल युग तक पहुंचने की ये बेहद रोमांचक और हैरान कर देने वाली ऐतिहासिक दास्तान अगर सीधे आपके दिल को छू गई हो और इस महाक्रांति को लेकर हमारी ये बिल्कुल अनोखी, नई और गहन रिसर्च पर आधारित पेशकश आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे इस छोटे से चैनल के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करता है और हमें आगे और भी बेहतर काम करने का हौसला देता है। मानव इतिहास के ऐसे ही अनसुने पन्नों, प्राचीन सभ्यताओं के अनसुलझे रहस्यों और समय के गर्त में छिपी ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक कहानियों के सफर पर हमारे साथ लगातार चलते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले बटन यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो सके। अब आपकी बारी है। नीचे जाइए और कमेंट सेक्शन में एक छोटे से पैराग्राफ में लिखकर हमें अपनी राय जरूर दीजिए कि आपके हिसाब से खेती की इस महान खोज के बाद इंसानी इतिहास का वो दूसरा सबसे बड़ा और क्रांतिकारी आविष्कार कौन सा था जिसने दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल कर रख दिया। आपके उन शानदार कमेंट्स को पढ़ने और उन पर चर्चा करने का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। हमारे साथ इस खूबसूरत और ऐतिहासिक सफर में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई धमाकेदार और रहस्यों से भरी ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सीखते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।